Hello dear students, welcome to Path IAS Academy. This is Anil Kumar. I'm a faculty of International Relations and I welcome once again to Path IAS Academy platform, a major platform and credible one preparing a student successfully for civil services examination. Right, so आज के सेशन में डियर फ्रेंड्स अगेन हम लोग एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को लेके आए हैं जो यूपीएससी के मेंस में जो सेकंड पेपर में आता है इंटरनेशनल रिलेशंस, उसको हम लोग डिटेल्ड तरीके से डिस्कस करेंगे और ये सीखेंगे इस पूरे सेशन में कि व्हाट आर द मेजर स्ट्रेटजी दैट यू शुड कीप इन माइंड व्हाइल आंसरिंग द क्वेश्चंस इन एग्जाम्स। सेकंड थिंग कि यूपीएससी में कैसे आपको एक पर्सवेसिव और इफेक्टिव तरीके से आंसर राइटिंग करनी है, ठीक है, जिससे कि आप बहुत अच्छे स्कोर कर सकें। क्योंकि और इसमें हम लोग सेशन में सीखेंगे कि क्या क्या मेजर पॉइंट्स हैं जो कि आपको आंसर राइटिंग करते समय ध्यान में रखनी चाहिए और क्या मेजर मिस्टेक्स है जो मेजॉरिटी ऑफ द कैंडिडेट्स करते हैं, वो चीजें आपको नहीं करनी है, ठीक है। तो पूरे अंत तक ये वीडियो को देखते रहें। और एक चीज और मैं बता दूं कि जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक मेरी प्रीवियस वाली वीडियोस नहीं देखी है, जिसमें मैंने 2023 की और 22 ईयर्स को जो है इंटरनेशनल रिलेशंस के डिटेल में डिस्कस किया है, उनको भी देख लें आप, ठीक है, जिससे कि और आपको बेहतर पर्सपेक्टिव मिलेगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, ठीक है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए जो क्वेश्चन है इसको देखिए 10 मार्क्स का है, 150 वर्ड्स में यू आर सपोज टू राइट डाउन। अब जैसे मैं बार बार बोलता हूं कि आपको जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है ध्यान रखना है कि योर आंसर जो भी आप लिखें वो क्या करें कि फर्स्ट यू आर सपोज टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द कैंडिडेट्स जनरली क्या होता है कि 80% जो कैंडिडेट्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो जो भी आंसर लिखते हैं वो क्वेश्चंस को पहले समझते ही नहीं है प्रॉपर्ली। सो अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट बिकॉज अनलेस यू अंडरस्टैंड क्वेश्चन प्रॉपर्ली यू विल नॉट बी एबल टू राइट डाउन एन इफेक्टिव एंड पर्सुएसिव आंसर, ठीक है। सो जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है जो गलती करते हैं स्टूडेंट्स वो है कि दे आर नॉट एबल टू राइट डाउन। ओके, सो डियर फ्रेंड्स, हम लोग समझते हैं क्वेश्चन को। जैसे मेजॉरिटी ऑफ द कैंडिडेट्स को सबसे गलती क्या होती है कि दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस। वो क्वेश्चन को समझने में ज्यादा टाइम नहीं देते, बस वो सुपरफिशियली पढ़ लेते हैं और फिर दे स्टार्ट राइटिंग द आंसर। वो गलती आपको नहीं करनी है, मैं बार बार इस चीज को एम्फसाइज करता हूं। सो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं क्या कह रहा है ये कह रहा है कि इफ द लास्ट फ्यू डिकेड्स वर ऑफ एशियाज ग्रोथ स्टोरी, अगर पिछले कुछ साल जो है एशिया का ग्रोथ स्टोरी रहा है, राइट, द नेक्स्ट फ्यू आर एक्सपेक्टेड टू बी ऑफ अफ्रीका, तो नेक्स्ट अब कुछ जो है किसके होंगे, अफ्रीका के होंगे। इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट एग्जामिन इंडियाज इन्फ्लुएंस, इंडिया का क्या इन्फ्लुएंस है इन अफ्रीका इन रिसेंट ईयर्स, हाल के वर्षों में। अब डियर फ्रेंड्स, जैसे मैं बार बार बोलता हूं कि आपको क्या करना है कि जब भी आप आंसर लिखें तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है कि टू अंडरस्टैंड, जो फर्स्ट स्टेप है टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन को अंडरस्टैंड आपने कर लिया तो जो 80% जो कैंडिडेट जो गलती करते हैं वो उससे आप बाहर हो जाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट यू आर सपोज टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। अब अंडरस्टैंड कैसे करेंगे, तो अंडरस्टैंड करने के लिए फोकस ऑन कीवर्ड्स, कीवर्ड्स को फोकस करिए, फोकस ऑन कीवर्ड्स। अब इसमें जो कीवर्ड्स हैं, जैसे क्या कर रहा है कि इन द लास्ट फ्यू डिकेड्स वर ऑफ एशियाज ग्रोथ स्टोरी, एशिया की जो ग्रोथ स्टोरी है वो रही है। अब जो है क्या होगा, द नेक्स्ट फ्यू आर एक्सपेक्टेड टू ऑफ अफ्रीका, अब अफ्रीका की होगी, ठीक है, ये आशा की जा रहा है। तो इसमें जो है ना आप इंडिया का जो रोल है, ठीक है, इंडिया का जो इंफ्लुएंस है, प्रभाव है अफ्रीका में हाल के वर्षों में, उसको आप एग्जामिन करिए, उसकी स्टडी करिए। अब देखिए, तो फर्स्ट आपको जैसे मैंने बताया कि अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, सेकंड आपको क्या करना है कि फोकस ऑन कीवर्ड्स, और तीसरा जो डियर फ्रेंड्स आपको जो करना है जब भी आप आंसर लिखें कि आपको यू आर सपोज टू मेक अ मेंटल फ्रेमवर्क, एक आपको मेंटल फ्रेमवर्क जो है वो बनानी है, ठीक है। आपको विजुअलाइज करना है कि क्या इसके आंसर हो सकते हैं, गेटिंग द पॉइंट। सो ये चीजें आपको जो है करना है। बाकी जो फॉर्मेट है वो भी मैं बताऊंगा कि कैसे किस फॉर्मेट पे हम रखेंगे, वर्ड लिमिट की जो डिसिप्लिन होती है उसको कैसे फॉलो करेंगे, क्या क्या चीजें आपके इंट्रोडक्शन में होना चाहिए, मेन बॉडी में क्या होना चाहिए, आंसर राइटिंग में जब आप लिखेंगे उसका कंक्लूजन तो वो कैसे होना चाहिए, ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो लास्ट तक पूरी वीडियो देखिए, मैं डिटेल तरीके से एक एक क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा और फिर उसको कैसे फॉर्मेट में रखेंगे, उसके लिए क्या फूड फॉर थॉट्स हो सकता है, वर्ड्स को कैसे एक्सप्लेन करना है, वो सब चीजें मैं एक एक करके डिस्कस करता जाऊंगा,
ठीक है। सो अब इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं कि ठीक है, ये तो आपका हो गया कि भाई आपको क्या करना है, राइट। अब आपने क्वेश्चन समझ लिया, अब फ्रेमवर्किंग ठीक है कैसे करेंगे, राइट। अब देखिए, अब इसमें क्वेश्चंस को हम लोग समझते हैं, राइट। अब देखिए क्वेश्चन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि एक चीज आप ध्यान में रखिए, राइट। सबसे पहले आपको फॉर्मेट ध्यान में रखना है, ठीक है। अब फॉर्मेट क्या है, ऐसा नहीं कि आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, समझ लिया और बस लिखना शुरू कर दिया। तो देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अगेन में फॉर्मेट, मैंने पहले भी जो वीडियोस बनाई हुई हैं 2023 में 22 में, उनमें डिटेल तरीके से पूरा फॉर्मेट डिस्कस किया हुआ है। इसको मैं यहां पे ब्रीफली डिस्कस कर दे रहा हूं, जिनको आपको ध्यान में रखना है। जो फर्स्ट, डियर फ्रेंड्स, क्या करना है कि फॉर्मेट जो है, राइट। अब फॉर्मेट में क्या होगा, देखिए सबसे पहले आपको अगर मान लीजिए जितने भी वर्ड लिमिट में बोला जाए, फर्स्ट थिंग की वर्ड लिमिट को आपको ध्यान में रखना है। सो व्हाट इज द वर्ड लिमिट, अगर मान लीजिए आपको 100 वर्ड्स में उसने बोल दिया लिखने के लिए, ठीक है, 100 वर्ड्स में उसने बोल दिया, ठीक है, तो वर्ड लिमिट आपको एक चीज ध्यान में रखना कि 10% इसका क्या होगा, 10% प्लस और माइनस हो सकता है, ठीक है। सो उसका जो है, जो भी आपको लगता है कि 10%, अब मान लीजिए 100 वर्ड्स में है तो 10 वर्ड्स आप 110 वर्ड्स लिख सकते हैं या 90 वर्ड्स लिख सकते हैं, ये आपको बियरेबल है। लेकिन अगर उससे ज्यादा और कम लिखेंगे तो आपके मार्क्स उसी प्रोपोर्शन में डिडक्ट होते हैं। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। दूसरी बात, एक तो वर्ड लिमिट की हो गई, दूसरी बात जो है, जो आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका जो फॉर्मेट है, फॉर्मेट इंपॉर्टेंट है। फॉर्मेट में क्या होता है, देखिए कि सबसे पहले हम डिवाइड करते हैं, जो भी आपका आंसर होगा उसको 3 मेजर पोर्शन में डिवाइड करते हैं। पहला इंट्रोडक्टरी पार्ट, आपका इंट्रोडक्शन का पार्ट होना चाहिए। अब देखिए बहुत से स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर कैसे हम इंट्रोडक्शन लिखें, तो देखिए एक चीज ध्यान रखिए कि देयर इज नो फिक्स्ड एंड यूनिफॉर्म वे ऑफ राइटिंग एन इंट्रोडक्शन। एक इंट्रोडक्शन लिखने का कोई फिक्स तरीका और यूनिफॉर्म तरीका नहीं है, एक तरीका नहीं है, वो हर कैंडिडेट की अपनी इंडिविजुअल क्रिएटिविटी पर डिपेंड करती है, ठीक है। अब आप किसी के कोटेशन से स्टार्ट कर सकते हैं, आप कोटेशन से स्टार्ट कर सकते हैं, किसी के सेइंग, कोई इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है उससे स्टार्ट कर सकते हैं, कोई ब्राइट आइडिया है उससे स्टार्ट कर सकते हैं। सो देयर आर अनटिन नंबर ऑफ वेज दैट यू कैन स्टार्ट इंट्रोडक्शन ऑफ योर आंसर, ठीक है। अब लेकिन एक चीज आपको ध्यान में रखना चाहिए कि जो भी क्वेश्चन दिखा है, जो भी क्वेश्चन आपको मिला है, वो उसी के कॉन्टेक्स्ट में आपका इंट्रोडक्शन होना चाहिए। ये नहीं कि जो आप इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर रहे हैं वो किसी से भी स्टार्ट कर दें। सो दैट मस्ट फिट इन द गिवन कॉन्टेक्स्ट ऑफ योर क्वेश्चन। तो आप इंट्रोडक्शन करें। अब देखिए इंट्रोडक्शन का जो प्रोपोर्शन क्या होना चाहिए, आपके आंसर का करीब 20% होना चाहिए। उसके बाद आपका जो है सेकंड आता है मेन बॉडी। अब आंसर के मेन बॉडी में बेसिकली क्या होगा कि जो भी मेन आइडियाज हैं, जो मैं अभी कीवर्ड्स को फोकस कर रहा था उसको मैं बताऊंगा कि कैसे कीवर्ड्स की हेल्प के माध्यम से आप पूरा आंसर लिख सकते हैं, ठीक है, और कैसे उसको इवॉल्व करना है वो हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल तरीके से। तो मेन बॉडी में आपको रखना है। और मेन बॉडी डियर फ्रेंड्स, अगेन कई का स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर हम जैसे ग्राफ का इस्तेमाल करें कि नहीं, टेबल का इस्तेमाल करें, कोई मैप का बना सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं, आप ग्राफ का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। आप जो भी मैप है, टेबल है, ठीक है, तो ये सब इनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए कि बहुत ज्यादा एक्सेसिव यूज मत करें, ठीक है। ऐसा नहीं कि हर आंसर में 2-3 आपने ग्राफ डाल दिया और टेबल बना दिया या मैप बना दिया, ये नहीं करना है आपको। कुछ अगर डालना भी है तो 1 डाल दीजिए, ठीक है, या मैक्सिमम 2 डाल दीजिए, लेकिन दैट मस्ट फिट इनटू द आंसर। उस जो आंसर का जो कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए उसमें फिट होना चाहिए। और अगर आपने कुछ याद भी कर रखे हैं, कोई कोटेशन हो या मैप हो या कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो उसको याद तो अगर आपको डालना है तो एक टैक्टिफुली सिचुएशन डेवलप करके उसमें आप जो है इंसर्ट कर दीजिए। सो इससे आपका आंसर जो है काफी इफेक्टिव हो जाता है। नाउ डियर फ्रेंड्स, ये आपका जो मेन बॉडी का जो प्रोपोर्शन होना चाहिए वो करीब 60% का होना चाहिए, ये मैं बता दे रहा हूं। बाकी आप आंसर उसी के हिसाब से आप अपना जो है फ्रेम करते चलिए। तीसरा आपका जो है नेचुरली कंक्लूजन वाला पार्ट होता है। अब देखिए कंक्लूजन, नेचुरली एक चीज मैं बता दूं कि कैसा भी आपका क्वेश्चन हो, दैट मस्ट एंड ऑन अ पॉजिटिव नोट, ये ध्यान में रखिए। अब वो कैसे एंड करना है, कोई मैसेज देकर के, किसी कोटेशन से, कोई सेइंग है या कोई आइडिया है उससे आप एंड कर सकते हैं। दैट मस्ट रिफ्लेक्ट द एंटायर
कॉन्टेक्स्ट दैट यू आर राइटिंग, ठीक है, तो उस कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से फिट इन बैठना चाहिए, ठीक है। और एक चीज और जान लें कि कंक्लूजन में चूंकि क्या होता है कि जितने इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपने लिखे हैं उनको आपको सम अप करना है, जिससे कि जो एग्जामिनर है, जो इवेल्युएटर है, वो लॉन्ग टाइम तक जो है वो याद रख सके कि आपने क्या ऊपर चीजें डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। सो ये सब चीजें जो है आपको ध्यान में रखना है। इसका जो प्रोपोर्शन होना चाहिए आपके पूरे आंसर राइटिंग करीब 20% होना चाहिए। सो आपको दो तीन चीजें बहुत ही क्लियर हो गई कि जब भी आप आंसर रखें तो क्वेश्चन कैसे करना है। 3 स्टेप मैंने बताया। फर्स्ट, यू आर सपोज टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। सेकेंड, आपको उसके कीवर्ड्स को फोकस करना है। तीसरा स्टेप आपको क्या करना है कि नेचुरली आप उसका एक मेंटल फ्रेमवर्क बना ले। और मेंटल फ्रेमवर्क कैसे बनाएंगे, तो आपको मालूम है कि भाई जो कीवर्ड्स हैं उन्हीं को एक्सपैंड करते जाइए और उसी के बारे में डिस्कस करते जाइए, जिससे कि आपका आंसर स्मूथली जो है रिटर्न हो जाएगा। नाउ बाकी मैंने फॉर्मेट भी बता दिया, राइट। अब देखिए मैं आप लोगों को डिस्कस करूंगा, इसमें एक रोल होता है पर्सपेक्टिव का, दृष्टिकोण का। तो पर्सपेक्टिव प्लेज अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल, जिसका जो है ना मेजॉरिटी ऑफ द कैंडिडेट्स ध्यान नहीं देते हैं। देखिए पर्सपेक्टिव क्या होता है, जब भी आप आंसर लिखें, पर्सपेक्टिव मतलब इसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ व्यू, दृष्टिकोण, ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं। तो जो भी आपका आउटलुक है, अब वो क्या होना चाहिए, बहुत ही क्रिटिकल नहीं होना चाहिए, ठीक है। बहुत टेक्निकलिटी होती है, बहुत अगर आप गवर्नमेंट की पॉलिसीज को बहुत क्रिटिकल या उसकी फंडामेंटल चीजों को क्रिटिसाइज करना ज्यादा करेंगे तो वो ठीक नहीं माना जाता है। तो आपको अब अच्छा, बिल्कुल अगर आप क्रिटिसाइज भी नहीं कर रहे हैं तो वो भी माना जाता है कि यू डू नॉट हैव एनी क्रिटिकल एबिलिटी, ठीक है, मेंटल एबिलिटी, तो वो भी ठीक नहीं माना जाता है। तो जो भी करना है वो जायज करना है, दैट हैज टू बी जस्टिफिएबल ऑन सम सॉलिड ग्राउंड एंड दैट हैज टू बी प्रो कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रो पीपल। उस चीज को ध्यान में रख के आपको करना है, ठीक है। सो एक बैलेंस होना चाहिए उसका। नाउ सो आपको इंट्रोडक्टरी कैसा होना चाहिए, मेन बॉडी कैसा होना चाहिए, आपका कंक्लूजन कैसा होना चाहिए, इन सब चीजों को हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस कर लिया। पर्सपेक्टिव, आप जब भी पर्सपेक्टिव लिखें तो एक चीज ध्यान रखें कि जो भी कोई पॉलिसी प्रोग्राम या कोई भी इश्यू है उसका सोशल क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, ठीक है, उसका पॉलिटिकल क्या पड़ रहा है, आप डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है, आंसर राइटिंग करते समय। उसका एनवायरमेंटल क्या पड़ सकता है, ठीक है, ये सब चीजें आप डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। बट एक चीज ध्यान रखिए कि इंटरनेशनल रिलेशंस में जब भी आप डिस्कस करें तो आपको जो नेशनल इंटरेस्ट है दैट हैज टू बी एट द हॉलमार्क। नेशनल इंटरेस्ट को आपको ध्यान में रख करके बात करनी है, जो ना केवल नेशनल इंटरेस्ट को प्रमोट करे बल्कि वो आपके इंटरनेशनली भी बेनिफिशियल हो, जो सबके ब्रॉडर हित में हो। बट इंटरनेशनल मैक्सिमाइजेशन ऑफ इंटरनेशनल नेशनल इंटरेस्ट is the core theme, is the core area that you have to keep in mind while writing the answers in international relations, ठीक है। सो ये चीजें हम लोगों ने डिस्कस किया। अब देखिए जो रिसेंट डिकेड्स में, हाल के डिकेड्स में ग्रोथ स्टोरी किसकी रही है, एशिया की रही है। अब एशिया का इकोनॉमिक ग्रोथ आपको मालूम है कि 90s 80s के बाद से एवर सिंस द इकोनॉमी ऑफ चाइना ग्रू अप, ओपनड अप, तो इसमें क्या है कि मेजर जो इकोनॉमी कौन रही है, चाइना रही है, ठीक है। ये इट ओपनड इट्स इकोनॉमी इन 80s में स्टार्ट किया, उसके बाद जो है, ठीक है, एंड इट प्लेड अ वेरी मेजर रोल इन द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी, ठीक है। उसके बाद जो है ये कंसिस्टेंटली अराउंड 9 to 10% के हिसाब से ग्रोथ से कंसिस्टेंटली कई डिकेड्स तक इसने ग्रो किया है, ठीक है। दूसरा जो है इंडिया जो है, ठीक है, प्रेजेंटली वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है, ठीक है। सो इसमें 5th, अब 3rd की बात हो रही है, राइट, इट गोज ऑन। सो इसमें क्या है, तो इंडिया जो है ना एक बहुत ही तेजी से इमर्जिंग, और इसने 90s में अपनी, सबको मालूम है 90s में इसने अपनी इकोनॉमी को ग्रो ओपन किया, ठीक है, आफ्टर जो लिबरलाइजेशन जो प्रोसेस होता है, एलपीजी जिसको बोलते हैं, जैसे लिबरलाइजेशन, ठीक है, प्राइवेटाइजेशन, ठीक है, एंड ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। सो जो भी बैलेंस ऑफ पेमेंट की इश्यूज थी उसके बाद से 90s में इंडिया ने अपनी इकोनॉमी को ग्रो किया, ठीक है। और क्या है, ईस्ट एशियन जो इकोनॉमी है, जैसे वियतनाम है, ठीक है, वियतनाम, थाईलैंड, और इनको टाइगर इकोनॉमी भी बोलते हैं, ठीक है, टाइगर इकोनॉमीज भी बोलते हैं, ठीक है। वियतनाम, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, ये सब जो है जो कंट्रीज हैं, दे प्लेड अ वेरी, सिंगापुर तो हैज बिकम डेवलप्ड कंट्री, ठीक है, फॉर मेनी इयर्स। सो ये चीजें क्या है, ये सब टाइगर इकोनॉमीज थी एंड दे प्लेड अ वेरी मेजर रोल इन द ग्रोथ ऑफ एशिया,
एंड ऑफ कोर्स फॉर द वर्ल्ड इकोनॉमी एज अ होल। तो इनमें इन कंट्रीज का बड़ा योगदान रहा है, खास करके चाइना और इंडिया का, ठीक है, बीइंग अ वेरी पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, सो लार्जेस्ट। तो इनका जो है बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है। नाउ अभी भी इंडिया ग्रो कर रही है तेजी से, ठीक है, इट इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। चाइना भी ग्रो कर रहा है, लेकिन चाइना की इकोनॉमी जो है वो डाउन हो गई है, ठीक है, बट स्टिल जो गिवन इट्स जीडीपी साइज, ठीक है, वो नेचुरली और भी उसका जो है जब जीडीपी साइज होती है तो उसका जो ग्रोथ अगर कम भी होता है तो उसका प्रोपोर्शन, अमाउंट ऑफ प्रोपोर्शन बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। सो नाउ ये सब है अभी क्या कर रहा है कि अब जो नेक्स्ट फ्यू ईयर्स होंगे वो किसके होंगे? अफ्रीका के होंगे। अब देखिए अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, आपको मालूम है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, आपको मालूम है कि अफ्रीका जो है हैज अमर्ज्ड एज अ मेजर डेस्टिनेशन फॉर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, खास करके इन्वेस्टमेंट के और ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के। अब इन्वेस्टमेंट के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल उत्पन्न होकर आया हुआ है। किस लिए इन्वेस्टमेंट? खास करके नेचुरल रिसोर्सेज के लिए। इट हैज गॉट नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है, अबंडेंट नेचुरल रिसोर्सेज बोला इसके पास है, और खास करके रेयर जो केमिकल्स हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, रेयर मेटल्स का जिनकी बड़ी डिमांड है, ठीक है। तो चाहे लिथियम बैटरी का डेवलपमेंट हो या और भी जो सोफिस्टिकेटेड जो टेक्नोलॉजी आजकल आ रही है उसमें जो है उनका इनकी रिक्वायरमेंट हो। सो इन्वेस्टमेंट के पर्पज से काफी इंपॉर्टेंट है, नेचुरल रिसोर्सेज है, तो नेचुरली ग्रोथ के लिए, ठीक है, चाहे एनर्जी के फील्ड में हो या किसी और जो रेयर मेटल्स हैं उनके सेंस में हो, ठीक है, या और ब्रॉडर जो नेचुरल रिसोर्सेज यानी फूड सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, उन सब के लिए जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरा, जब ये ग्रोथ होती है, नेचुरल रिसोर्सेज, इन्वेस्टमेंट होगा तो इनकम बढ़ेगी, वहां पे इनकम बढ़ेगी तो नेचुरली बाइंग कैपेसिटी बढ़ेगी, बाइंग कैपेसिटी बढ़ेगी तो नेचुरली जो एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी खुलेगी। सो बिजनेस अपॉर्चुनिटी, तो नेचुरल रिसोर्सेज डेवलपमेंट के नाउ बिजनेस अपॉर्चुनिटी, बिजनेस हब तेजी से होगा। क्यों? क्योंकि जब लोगों की आमदनी बढ़ती है तो उनकी आमदनी बढ़ती है भाई, तो आमदनी बढ़ती है तो द डिमांड फॉर मोर गुड्स एंड सर्विसेज, सो नेचुरली इट बिकम्स अ वेरी अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन फॉर इन्वेस्टमेंट एंड बिजनेस हब। और क्या होता है? तीसरी चीज जो है कि देयर इज अ रश ऑफ ऑल द मेजर पावर्स, ठीक है, और खास करके चाइना का, ठीक है। अब देखिए फूड सिक्योरिटी के लिए जैसे जैसे प्रॉस्पेरिटी बढ़ती है उसमें क्या होता है कि फूड की डिमांड बढ़ती है। सो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ऑल्सो प्लेज अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल। जैसे चाइना अपनी बढ़ती हुई पॉपुलेशन के लिए, उनकी फूड की रिक्वायरमेंट को करने के लिए, ठीक है, वहां पे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बड़े पैमाने पे करता है, ठीक है। सो और उसके नेचुरल रिसोर्सेज को भी जो है एक्सप्लोर करता है। सो देयर इज अ रश अमंग मेजर पावर्स। अब चाहे यूरोप के कंट्रीज हो या अमेरिका के हो, और नेचुरली इंडिया और इसमें जो है चाइना का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो एक देयर इज अ ह्यूज सेंस ऑफ कंपटीशन। अब ह्यूज सेंस ऑफ कंपटीशन बढ़ रहा है तो यहां पे जब जहां पे ज्यादा लोग ज्यादा आते हैं तो नेचुरली क्या होता है कि वहां पे बिजनेस एक्टिविटी बढ़ती है। और दूसरी बात जो है कि रेट ऑफ रिटर्न, जिसको ROI बोलते हैं, ठीक है, इज वेरी हाई, इज मच हायर, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहां पे ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी जहां पे ज्यादा होती है तो वहां पे इन्वेस्टमेंट होता है तो नेचुरली जो रेट ऑफ रिटर्न, जो इन्वेस्टमेंट है, इज हायर, यहां पे इज मच हायर। तो इसलिए इट हैज बिकम, दैट्स द रीजन जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट हैज बिकम अ वेरी अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पसेस। अब जब ये सब चीजें हो जाती हैं तो नेचुरली वहां पे इंटरनेशनल रिलेशंस में, ठीक है, दैट्स द रीजन अभी रिसेंटली जो है 19 और 20 में जो है करीब 19 कंट्रीज के साथ जो है इंडिया ने अपनी एम्बेसीज और एक्सपेंड किया है, खोला है, ठीक है। सो ये सब चीजें जो है इंडिया जो है एंगेजमेंट और बढ़ा रहा है, क्योंकि इंडिया जो है इज अंडरस्टैंडिंग द ग्रोथ पोटेंशियलिटी ऑफ अफ्रीका, ठीक है। तो एक तो बिजनेस और स्ट्रेटेजिक, बिजनेस और इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी के लिए अफ्रीका इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसके नेचुरल रिसोर्सेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी मेजर चीज है, जब सभी मेजर पावर्स आते हैं तो वहां पे उसकी जो स्ट्रेटेजिक पोजिशनिंग है बिकम्स वेरी सिग्निफिकेंट, ठीक है। क्यों? क्योंकि जिसका जो है संबंध अच्छा होगा, जो ज्यादा कंट्रोल कर पाएगा, वही वहां के नेचुरल रिसोर्सेज को अपने डेवलपमेंट के लिए यूज कर सकता है। सो रिसेंटली चाइना हैज इंक्रीज्ड its footprint in various parts of Africa, ठीक है।
तो इसलिए ये जो इंडिया के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इस चीज को ध्यान में रखते हुए इंडिया ने भी अपने मल्टीपल जो एम्बेसीज हैं कई कंट्रीज में और खोले हैं अफ्रीका के, ठीक है, इसकी एंगेजमेंट बढ़ा रहा है, ठीक है। सो साउथ साउथ कोऑपरेशन में जैसे बेसिकली हम लोग जैसे वी हैव अ वेरी साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के लिए जो है, ठीक है, जैसे ब्रिक्स है, तो ब्रिक्स में साउथ अफ्रीका को इसीलिए ऐड किया गया, ठीक है। अगर आप ब्रिक्स देखें तो इसमें क्या है, ब्रिक्स देखें तो सबसे लास्ट में एस, साउथ अफ्रीका को इसीलिए ऐड किया गया गिवन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ साउथ अफ्रीका। तो इसके चाहे गोल्ड के हों या आपके ठीक है डायमंड के हों या रेयर मेटल्स, जैसे मैंने बताया लिथियम की बैटरी बनाने के लिए, सब चीजें जितनी भी होती हैं इनकी ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। प्लस फूड सिक्योरिटी के लिए मैंने बताया कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो है, चाइना कॉन्ट्रैक्ट पे वहां पे लीज पे ले रहा है जो है जमीनें, इंडिया भी ऐसा कर रहा है। तो ये सब जो है देयर इज अ स्क्रैम्बल फॉर द नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ अफ्रीका एंड दैट्स द रीजन द स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ अफ्रीका इंक्रीजेस मैनीफोल्ड, ठीक है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रख करके जो जैसे मैंने बताया कि रेट ऑफ रिटर्न भी बहुत हायर है अन्य कॉन्टिनेंट की तुलना में अफ्रीका में, क्यों, क्योंकि वहां पे ह्यूज अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ है। सो दैट्स द रीजन इंडिया इज पेइंग अ लॉट ऑफ अटेंशन, राइट, along with other countries of the world and is increasing its engagement with Africa. Now एक चीज हम लोगों को यह भी मालूम है कि बिजनेस अपॉर्चुनिटी के साथ चूंकि इंडिया का पास में अफ्रीकन कॉन्टिनेंट्स से काफी क्लोजर रिलेशन रहा है, द रोल ऑफ महात्मा गांधी, राइट, सो स्पेशली इन अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, ठीक है, तो इनका जो है रोल बड़ा इंपॉर्टेंट रहा है। सो इट लिंक्स अस, ठीक है, वो सॉफ्ट पावर, इंडिया के सॉफ्ट पावर को बढ़ाता है। सेकंड चीज जो है कि इंडिया जो है इज बेसिकली डेमोक्रेटिक कंट्री, तो डेमोक्रेटिक कंट्रीज में, ठीक है, इट हैज ऑलवेज ड्यूरिंग कॉलोनियल स्ट्रगल्स, ठीक है, कॉलोनियल जो है क्या है, डेमोक्रेटिक कंट्री, तो ये क्या करता है, सपोर्ट करता है, सपोर्टिव है, वहां की जो डेवलपमेंट एस्पिरेशंस को बढ़ावा देता है, बिकॉज वी बिलीव इन इक्वालिटी, वी डू नॉट बिलीव इन कैप्चरिंग एंड पुटिंग आवर ओन पीपल एट देयर प्लेस। उन सब चीजों में हम लोग बिलीव नहीं करते, इंडिया बिलीव नहीं करता है, तो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को और बढ़ावा देता है विच अलाइंस विद देयर वैल्यू सिस्टम, ठीक है, जो पॉपुलर वैल्यू सिस्टम है उससे। थर्ड, इसमें हम लोगों को मालूम है कि नाम के दौरान भी, ठीक है, ड्यूरिंग नाम वी सपोर्टेड द कॉलोनियल स्ट्रगल्स ऑफ अफ्रीकन कंट्रीज। तो इंडिया के प्रति बहुत ही एक सॉफ्ट फीलिंग है, बहुत ही पॉजिटिव फीलिंग है, और जिसको इंडिया जो है शुड कैपिटलाइज मोर एंड मोर, ठीक है, क्योंकि उसको हम जो पॉजिटिव फीलिंग है उसको हम बिजनेस अपॉर्चुनिटी के रूप में कवर करें तो और बेहतर होगा। नाउ दैट्स द रीजन। एक और जो इंपॉर्टेंट चीज है फोर्थ, कि इंडियन जो डायस्पोरा है, जो इंडियन डायस्पोरा है, राइट, इंडियन डायस्पोरा है वो बेसिकली क्या बहुत ही ह्यूज इन नंबर है। सो वो आपके इंडिया के जो सॉफ्ट पावर को है उसको भी और बढ़ा देता है। प्लस जो है इंडियन मूवीज हैं, ठीक है, इंडियन जो बॉलीवुड है, राइट, उसके भी सिग्निफिकेंस को बढ़ाता है। और चूंकि कल्चरल और नेचुरली वी हैव लॉन्ग रिलेशनशिप विद देम, सो एजुकेशन के फील्ड में, ठीक है। प्लस ड्यूरिंग कोविड जो है हम लोगों ने क्या किया था कि ह्यूमैनिटेरियन ड्यूरिंग कोविड या नेचुरल कैलामिटी में हम क्या करते हैं, जैसे मोरक्को में रिसेंटली अभी अर्थक्वेक आया था तो इंडिया सपोर्टेड होल हार्टेडली, ठीक है। सो नेचुरल कैलामिटी में चाहे अब आपको मेडिसिन भेजनी हो, राइट, या और भी हेल्प भेजनी हो, इंडिया ऑलवेज जो है ऑलवेज रिमेन्स रेडी टू हेल्प देम। सो ये सब चीजें इंडिया के सॉफ्ट पावर को भी बढ़ाती हैं, ठीक है, ठीक है। जैसे कोविड में जो एसेंशियल मेडिसिन थी, राइट, या वैक्सीन थी, उसको इंडिया ने प्रोवाइड किया, तो इसको बोलते हैं वैक्सीन डिप्लोमेसी ऑफ इंडिया, ठीक है। सो ये सब चीजें हमने किया है और अभी भी कर रहे हैं। अच्छा, इंडिया ऑल्सो प्रोवाइड बिलियंस ऑफ डॉलर वर्थ डेवलपमेंटल सपोर्ट, लाइन ऑफ क्रेडिट भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। सो ये सब चीजें इंडिया की जो पॉजिटिव इमेज है उसको फर्दर बढ़ाता है और उसके रीच को भी बढ़ाता है। बट स्टिल वी नीड टू डू अ लॉट ऑफ मोर, बिकॉज
वी नीड टू इम्प्लीमेंट वॉट एवर अनाउंसमेंट वी हैव मेड फॉर वेरियस प्रोजेक्ट्स, तो उसको भी हमें इंप्लीमेंट करने की सिंसियरली ग्राउंड पे जरूरत है। ठीक है, सो ये सब चीजें अगर आप अपने आंसर में लिखेंगे तो नेचुरली आपका, चूंकि आप दिखा रहे हैं कि पास से हम लोगों का बहुत क्लोजर रिलेशन रहा है, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन रहा है, चूंकि वी हैड सिमिलर सिचुएशन, क्योंकि वी हैव आल्सो बीन कॉलोनीज, जैसा कि ये अफ्रीका भी रहा है। तो ये सब चीजें हम लोगों को कनेक्ट करती हैं, और जब कनेक्ट करती हैं तो उसमें क्या होता है कि हम एक दूसरे की रिक्वायरमेंट को समझते हुए जब हेल्प करते हैं तो जो ग्रोथ होती है वो नेचुरली बढ़ जाती है। ठीक है, सो इंडिया के डेवलपमेंटल नीड के लिए, चाहे मेटल्स की हो, ठीक है, या बेसिकली एनर्जी की हो या फूड सिक्योरिटी की हो, उस चीजों को अफ्रीका जो है फुलफिल करता है। एंड दैट द रीजन वी बिलीव इन अ वेरी स्ट्रॉन्गर एवर डेवलपिंग रिलेशंस विद अफ्रीका। तो ये सब चीजें आप अगर प्लॉट करेंगे इस अपने पूरे फॉर्मेट पे जो मैंने बताया है कि इंट्रोडक्शन करके और मेन बॉडी को करते हुए, आप जो भी मैंने वर्ड लिमिट बताया उसको फॉलो करते हुए अगर आप लिखते हैं और ऑन ए पॉजिटिव नोट इसको कंक्लूड करते हैं कि दो वी हैव कवर्ड अ लॉन्ग डिस्टेंस एंड फ्रूटफुल relations with Africa, but still we need to do more, and whatever we announce, various projects for their developmental needs should be followed sincerely at the ground level too, right? तो उस चीज को जो है हम लोग को सिंसियरली फॉलो करना है, उसको इंप्लीमेंट भी करना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ अनाउंस कर देना और उसको फ्रूटफुली हम लोग लागू ना करें, क्योंकि ये भी एक मेजर प्रॉब्लम है इस एरिया में। ठीक है, सो डियर फ्रेंड्स, अगर ये चीजें आप फॉलो करते हैं, सिस्टमेटिकली के ढंग से आप आंसर देते हैं, तो योर आंसर विल बिकम क्वाइट इफेक्टिव। और मैंने आपको बता दिया है कि वर्ड लिमिट क्या होना चाहिए, इसकी फॉर्मेट क्या होना चाहिए, वर्ड को कैसे फोकस करना है, उनको कैसे डिस्कस करना है, ऑल दिस थिंग्स अगर आप करेंगे तो योर आंसर विल बिकम क्वाइट इफेक्टिव, persuasive, and will obviously get reflected in the score, right? So चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। नाउ डियर फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू डिस्कस सेकंड क्वेश्चन। अब देखिए इसके मार्क्स लिखे हैं, वर्ड की लिमिट लिखी है, उसी के हिसाब से आपको रखना है। अब ये क्या कर रहा है कि द यूएसए इज फेसिंग एन एग्जिस्टेंशियल थ्रेट इन द फॉर्म ऑफ अ चाइना दैट इज मच मोर चैलेंजिंग देन द अर्स्टवाइल सोवियत यूनियन। अर्स्टवाइल सोवियत यूनियन, अर्स्टवाइल का मतलब जो फॉर्मर, जो पहले जो सोवियत यूनियन था, यूएसएसआर था। अब ये क्या कह रहा है कि अब हमें क्या करना है कि फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, फोकस ऑन कीवर्ड्स, मेक अ मेंटल फ्रेमवर्क, एंड उसके बाद जो है जो भी फॉर्मेटिंग मैंने बताई उस पर रख करके आपको लिखते जाना है। मैं कुछ मेजर आइडियाज को डिस्कस कर दूंगा, कुछ फैक्ट्स को डिस्कस कर दूंगा, तो उसको आप जो है ध्यान में रखते हुए आप आंसर लिख सकते हैं। जैसे ये क्या कर रहा है कि यूएसए क्या कर रहा है, वो फेसिंग है एग्जिस्टेंशियल थ्रेट। एग्जिस्टेंशियल मतलब इसके एग्जिस्टेंस को ही थ्रेट कर रहा है, क्या, इन द फॉर्म ऑफ चाइना, चाइना के फॉर्म में, यानी चाइना जो है यूएसए के एग्जिस्टेंस के लिए ही खतरा बन गया। ठीक है, अब देखिए दैट इज मच मोर चैलेंजिंग, जो ज्यादा सीरियस है, ठीक है, देन द अर्स्टवाइल सोवियत यूनियन, जो सोवियत यूनियन के इसके तुलना में। अब इसको क्या करना है, आपको एक्सप्लेन करना है। तो देखिए अभी रिसेंटली जो है ना प्रेसिडेंशियल नॉमिनी, ठीक है, रिपब्लिकन प्रेसिडेंशियल नॉमिनी आपकी निकी हेली, ठीक है, इन्होंने डिस्कस किया, इन्होंने भी सेम बात कही कि चाइना जो है हैज इमर्ज्ड अ सीरियस चैलेंज टू द एग्जिस्टेंस ऑफ यूएसए। ठीक है, अब उन्होंने कहा कि पिछले 50 इयर्स में इट हैज बीन कंसिस्टेंटली बिल्डिंग अप इट्स स्ट्रेंथ टू चैलेंज द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ यूएसए, और कैसे ये एक बैकवर्ड कंट्री से लेकर के एडवांस कंट्री हो गया है, और इसकी कई मामलों में तो टेक्नोलॉजी जो है, जो मिलिट्री पावर है, कई मामलों में वो एट पार हो गई है, बिल्कुल बराबर हो गई है यूएसए के। सो हाउ सीरियस द थ्रेट इज, तो उनका ये कहना है। अब देखिए एक चीज ध्यान रखिए कि आपको हमें क्या करना है कि चाइना और यूएसए, ठीक है, और बेसिकली यूएसएसआर, इनके बीच में जो रिलेशंस है उसको कंपेयर करना है। तो देखिए चाइना और यूएसएसआर, ये तो कह रहा है कि भाई यूएसए के लिए खतरा बन गया एग्जिस्टेंशियल, तो ये कहां तक जस्टिफिएबल है, ये चीज आपको बताना है। ठीक है, हालांकि कई जो मैंने बताया कि आपकी जो है, ठीक है, एक जो नॉमिनेशन जो है ना, रिपब्लिकन जो कैंडिडेट हैं उन्होंने भी बोला, ठीक है,
कि मिस हेली की जो है यूएसए क्या बन गया है, यूएसए के लिए चाइना क्या बन गया है, एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट बन गया है। ठीक है, सो पहले हम लोगों को देखना है कि यूएसएसआर, देखिए यूएसएसआर और चाइना में क्या डिफरेंस है, क्योंकि इसने मेंशन किया है कि चाइना ज्यादा सीरियस थ्रेट है, ठीक है, जो यूएसएसआर था। तो यूएसएसआर और यूएसए में ड्यूरिंग आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्या हुआ, एक इंटेंस कंपटीशन हो गया, दैट वाज नोन एज कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर में क्या था कि बेसिकली क्या था कि देयर वर टू ब्लॉक्स, वन लेड बाय यूएसएसआर विच रिप्रेजेंटेड इन विच कम्युनिज्म, सोशलिज्म, राइट, एंड जो यूएसए था वो कैपिटलिस्ट इंटरेस्ट को वो रिप्रेजेंट करता था। ठीक है, तो इनकी अपनी आइडियोलॉजी थी, सो देयर वाज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ आइडियोलॉजी। ठीक है, और उसमें क्या था कि देयर वाज एन ओपन बैटल। ठीक है, ओपन बैटल का मतलब दे डिड नॉट डायरेक्टली फाइट विद ईच अदर, बट वो क्या करते थे, प्रॉक्सी, दे यूज्ड टू अंडर कोल्ड वॉर दे यूज्ड टू फाइट प्रॉक्सी वॉर। वो प्रॉक्सी वॉर जो है वो क्या करते थे कि उन्होंने ब्लॉक्स बना रखा था। ठीक है, जैसे ईस्टर्न यूरोप, ईस्टर्न यूरोप और सेंट्रल एशिया को अगर हम देखें खास करके, तो किसके अंडर में था, वो यूएसएसआर के था। और यूएसए किसके अंडर में था, वेस्टर्न यूरोप, आपका वेस्टर्न यूरोप खास करके, इस पे जो है यूएसए का इंफ्लुएंस था। ठीक है, एंड बोथ वर ट्राइंग टू इंक्रीज देयर स्पेयर ऑफ इंफ्लुएंस, वो बढ़ा रहे थे, और जिसके वजह से जो इंटेंस जो क्या था, डिफेंस, इसमें क्या था, डिफेंस कंपटीशन था। ठीक है, डिफेंस कंपटीशन में नेचुरली न्यूक्लियर वेपन्स, हाइड्रोजन बम और जितने लेटेस्ट वेपन्स, मिसाइल्स जो डेवलपमेंट था, ये सब चीजें, देयर वाज अ ह्यूज कंपटीशन बिटवीन दिस टू ब्लॉक्स। तो उसमें क्या कर रहे थे कि दूसरे कंट्रीज के माध्यम से जो है लड़ाई लड़ रहे थे, जैसे रशिया जो है व्हेन इट वाज फाइटिंग विद अफगानिस्तान, राइट, तो वहां पे बेसिकली यूएसए ने क्या किया कि तालिबान को सपोर्ट किया, वहां के लोकल फाइटर्स को सपोर्ट किया पाकिस्तान के माध्यम से यूएसए ने। सो ये सब चीजें क्या था, या अगर हम देखें कि जो कोरियन वॉर है, साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया, तो उनके बीच में भी नॉर्थ कोरिया जो है कम्युनिज्म को रिप्रेजेंट कर रहा था, तो उसको यूएसएसआर ने सपोर्ट किया, यूएसए को साउथ कोरिया ने सपोर्ट किया। सो दैट्स हाउ थिंग्स वर। ठीक है, वियतनाम वॉर में भी यही हुआ, नॉर्थ पार्ट एंड साउथ पार्ट, तो उसमें भी किया जो है, तो कैसे यूएसएसआर ने उसको सपोर्ट किया, एंड मेनी बैटल्स वर फॉट अक्रॉस द वर्ल्ड। तो ये सब चीजें कोल्ड वॉर में हुआ, और डिफेंस कंपटीशन रहा, और बेसिकली क्या था, स्पेस कंपटीशन रहा, किसके बीच में, यूएसएसआर और यूएसए के बीच में। और यूएसएसआर ने अपने बिजनेस को, ठीक है, इकोनॉमी पे उतना ध्यान नहीं दिया, और ओपन, इट वाज अ ओपन आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट, दैट वाज द थिंग। लेकिन हाउ इट इज डिफरेंट, तो ये तो यूएसएसआर का था, एंड उसमें क्या हुआ कि जो उसने यूएसएसआर ने अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को उतना ध्यान नहीं दिया, एंड इट वाज नॉट सस्टेनेबल। सो 90s में, 1991 में इसका डिसइंटीग्रेट हो गया, राइट। सो ये चीजें जो है वहां के मिखाइल गोर्बाचेव, व्हेन ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसएसआर, सो ही अनाउंस सर्टेन मेजर्स, राइट। सो उसमें ओपननेस की बात की, जो उनकी कुछ मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स यूएसए की इकोनॉमी की थी, उन्होंने लिया। ठीक है, सो उसको लेकर के उन्होंने अपनी इकोनॉमी को ओपन किया और उसके मॉडल पे रखना शुरू किया। सो दैट वाज द डिफरेंस। तो यूएसएसआर ने क्या किया, डिफेंस और स्पेस कंपटीशन और अपने इंफ्लुएंस को बढ़ाने के चक्कर में देयर वाज इंटेंस कंपटीशन बिटवीन यूएसए एंड यूएसएसआर। रशिया, चाइना क्या कर रहा है, चाइना इज नॉट इंडल्जिंग। ये क्या थे, दे वर फाइटिंग डायरेक्टली टू इंक्रीज देयर इंफ्लुएंस, और उसमें इन्वॉल्व किया, और इसने यूएसएसआर ने अपने बिजनेस ग्रोथ को, अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को नेग्लेक्ट कर दिया, अपनी इंडस्ट्रीज को नेग्लेक्ट कर दिया। चाइना ऐसा नहीं कर रहा है, चाइना का जो मॉडल है इज डिफरेंट। इसने, इट हैज ऑलरेडी एडॉप्टेड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैपिटलिज्म को, कंपटीशन को इसने ऑलरेडी इंक्लूड कर रखा है। सो इसमें इसका मॉडल जो गवर्नेंस का है वो डिफरेंट है, पहली बात। दूसरी चीज की ये
इनडायरेक्ट डिस्गाइज जो है कंपटीशन लड़ रहा है, डिस्गाइज कंपटीशन जो है वो कर रहा है यूएसए से। यूएसए से डायरेक्टली कंपटीशन नहीं कर रहा है, इनडायरेक्टली रूप से कर रहा है। वो मान ही नहीं रहा कि हमारा यूएसए से कोई कंपटीशन है, ठीक है। वो क्या कर रहा है, इट इज नॉट प्रमोटिंग पर्टिकुलर कंट्रीज। चाइना का जो डेवलपमेंट मॉडल है वो पहली बात की कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी पे बेस्ड है काफी हद तक, राइट। अब उसमें यूएसए का भी ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। सो इसमें बेसिकली क्या, तो यूएसएसआर में क्या था कि आइडियोलॉजी बाउंड था। यूएसएसआर वाज आइडियोलॉजी बाउंड, वाज बेसिकली बेंट ऑन टुवर्ड्स कम्युनिज्म, राइट। उनका जो मोटिव था, कम्युनिज्म का मोटिव क्या था, यूएसएसआर का जो है, यूएसएसआर का जो मोटिव था, नॉट प्रॉफिट, नॉट पर्सनल प्रॉफिट, इट वाज नॉट पर्सनल प्रॉफिट, इट वाज व्हाट, इट वाज कम्युनिटी प्रॉफिट, कम्युनिटी पीपल वेलफेयर वाज द मेन मोटिव। ये जो है चाइना का क्या है, चाइना और यूएसए की इकोनॉमी का ऑलमोस्ट सेम आइडियोलॉजी है, दैट इज प्रॉफिट। और प्रॉफिट का मतलब कंपनीज को प्रॉफिट। सो इनकी फिलॉसफी ही डिफरेंट है और बिल्कुल अलाइन करती है। दूसरी बात जो है कि जैसे मैंने बताया कि चाइना डायरेक्टली किसी कंट्री को प्रोपोगेट नहीं करता, अपनी आइडियोलॉजी को थोपता नहीं है, वहां की गवर्नमेंट को अपने हिसाब से नहीं सेट करता है, ठीक है। वो क्या करता है, सब चीजें इनडायरेक्टली करता है, ठीक है। अब उसमें क्या करता है कि चाहे वो कोई भी कंट्री डिक्टेटरशिप हो, करप्शन हो, ह्यूमन राइट का वायलेशन हो, ये सब चीजें वो ध्यान नहीं देता है। जबकि यूएसए जनरली ध्यान रखता है, ह्यूमन राइट के वायलेशंस को ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि पीपल ओवर देयर आर वेरी, द पीपल ऑफ यूएसए आर वेरी अवेयर। तो वहां पे प्रोटेस्ट होने लगते हैं, प्रेशर होने लगती है, जबकि ये चाइना में ऐसा नहीं है। तो चाइना जो है, चाहे वो करप्ट, वहां किसी भी जो पॉलिटिकल एलिट है किसी कंट्री का, ठीक है, या ह्यूमन राइट वायलेशंस हो रहा है, इन सब चीजों पे ज्यादा ध्यान नहीं देता, जबकि यूएसए को ध्यान देना पड़ता है, चाहे वो ना चाहे, ठीक है। हालांकि दो देयर आर मेजर वेरिएशन वायलेशंस फ्रॉम देयर फ्रेंड्स, द कंट्रीज व्हिच आर एसोसिएटेड विद यूएसए, वो करते हैं, बट जनरली जो है यूएसए की पब्लिक का प्रेशर होता है यूएसए पे, ठीक है। सो नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि जो चाइना है, चाइना का जो है, जो फोकस क्या है, ऑन बिजनेस ग्रोथ, ऑन द ग्रोथ ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, जो कि यूएसएसआर का नहीं था। दूसरी बात, यूएसएसआर डायरेक्ट था, चाइना इनडायरेक्ट रूप से कंपटीशन कर रहा है, डिस्गाइज कर रहा है, डिस्गाइज कंपटीशन कर रहा है। तो जिससे क्या है कि इसने इकोनॉमिक ग्रोथ पे ध्यान दिया है, जिससे कि इकोनॉमिक ग्रोथ माइट इज इंक्रीजिंग एंड इट इज वेल पॉइज्ड टू बिकम फर्स्ट। आने वाले दिनों में फर्स्ट वर्ल्ड की इकोनॉमी होने के लिए रेडी है। और रेडी है तो इससे क्या है कि यूएसए को लगता है कि जब ये, व्हेन चाइना विल बिकम द नंबर 1 इकोनॉमी, इकोनॉमिकली जब आर्थिक रूप से मजबूत हो जाएगा और जब सुपर पावर हो जाएगा, देन इसकी मिलिट्री भी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, और जब मिलिट्री की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी तो नेचुरली इट विल डिक्टेट द टर्म्स ऑफ द वर्ल्ड ऑर्डर। तो वो वर्ल्ड ऑर्डर का जो भी टर्म्स है वो अपने इंटरेस्ट को ध्यान में रख करके वो फिट करेगा। एंड दैट्स द रीजन विद इंक्रीजिंग पावर ऑफ चाइना, आप देख सकते हैं कि चाहे वो साउथ चाइना सी में हो, ठीक है, या ईस्ट चाइना सी में हो, ईस्ट चाइना सी में हो, ठीक है, ये इसका जो है असर्टिवनेस, ये बेसिकली क्या है, चाइनीज असर्टिवनेस के वजह से ये बढ़ रहा है, ठीक है। और दैट्स द रीजन, ठीक है, असर्टिव, चाइना जो है असर्टिव हो रहा है, मतलब और असर्ट कर रहा है अपने पावर को, और एग्जिबिट कर रहा है। तो जिससे कि नेचुरली एक रियल थ्रेट है, नाउ एग्जिस्टेंस के लिए खतरा है। तो एग्जिस्टेंस एज अ कंट्री के लिए आप, ये इट डजंट मीन कि उसका एग्जिस्टेंस ही यूएसए का खत्म हो जाएगा। हां, ये उसका जो वर्ल्ड पावर की जो सुप्रीमेसी है, दैट इज अंडर द थ्रेट। ये चीज ध्यान में रखना है। यूएसए एज अ कंट्री, यूएसए एज अ कंट्री का कोई खतरा नहीं है, बट यूएसए एज अ सुपर पावर, यूएसए एज अ सुपर पावर, ये खतरा है। ये चीज हमें ध्यान में रखना है, क्योंकि जो डोमिनेंस है वो आर्थिक रूप से जब चाइना मजबूत हो जाएगा तो उसका जो मिलिट्री स्ट्रेंथ भी जैसे कि बढ़ा रहा है, चाइना अपने आरएनडी पे खर्च कर रहा है, अपने मिलिट्री पावर पे खर्च कर रहा है, डीजू भी वहां पे उसने अपने बेस बना रखे हैं, पर्ल ऑफ स्ट्रिंग के माध्यम से
जो डिफरेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशन है उस पर अपनी बेसिस डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा जो है इसने BRI जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव लिया है, ठीक है, जिससे पूरे वर्ल्ड को ये लैंड सी सबसे कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। सो ये इसके माध्यम से जिससे कि अपने जो प्रोडक्ट्स है पूरा क्रॉस द वर्ल्ड जो है सप्लाई कर सके, ठीक है। सो ये सब चीजें हैं। सो द वे चाइना इज ग्रोइंग, ऑफ कोर्स इट हैज एवरी पॉसिबिलिटी टू रिप्लेस द हेजेमनी द वे इट इज ग्रोइंग। तो ये माना जा रहा है कि जो यूएसए एज अ सुपर पावर के लिए एग्जिस्टेंशियल खतरा है, ठीक है। एंड बट नाउ एक और क्वेश्चन उठ रहा है कि एक कुछ एक्सपर्ट का यह भी मानना है कि अगर चाइना बहुत ज्यादा ग्रो किया, चाइना इट बिकम अ पावरफुल कंट्री, तो इसमें क्या होगा कि वहां पे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं, बिकॉज व्हेन प्रॉस्पेरिटी इंक्रीजेस पीपल बिकम मोर एस्पिरेशनल, और जब मोर एस्पिरेशनल बनेंगे सो दे विल डिमांड फॉर मोर डेमोक्रेटिक राइट्स, एंड व्हेन दे डिमांड मोर डेमोक्रेटिक राइट्स सो ऑब्वियसली जो नेचर है, नेचर ऑफ चाइना विल चेंज। नेचर ऑफ चाइना विल मीन्स पूरी तरह से तो नहीं होगा, बट इट इज बिलीव दैट विल बिकम मोर डेमोक्रेटिक, मोर डेमोक्रेटिक। ये कुछ एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है, ठीक है, क्योंकि द मिडिल क्लास इज इंक्रीजिंग फास्ट एंड ऑब्वियसली व्हेन मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वांट मोर राइट्स सो इट विल पुट प्रेशर ऑन द एग्जिस्टिंग रूलिंग क्लास ऑफ द चाइना एंड उसको और डेमोक्रेटिक होना पड़ेगा, ठीक है। सो कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि इट विल डेमोक्रेटाइज चाइना फर्दर, जैसे कि वहां पे इकोनॉमिक जो ग्रोथ हुई है, जो डेवलपमेंट हुआ है, वो उस वजह से हुआ है कि उसने जो ट्रेडिशनल माओ जेडोंग की जो पॉलिसी थी उसमें बदलाव करके, ठीक है, उसमें उसने क्या कर दिया कि प्रॉफिट एज अ मोटिव उसने रखा है, जिससे कि पर्सनल जो ग्रोथ है, बिजनेस की ग्रोथ है, उसको इंपॉर्टेंस दिया है। सो द नेचर ऑफ चाइना हैज चेंज इकोनॉमिकली। सो ये माना जा रहा है कि ओवरऑल जब ग्रोथ होगा, डेवलप हो जाएगा, तो एक सर्टेन लेवल के बाद जो है इंडिया, जो चाइना का जो नेचर है वो भी, उसमें भी बदलाव होगा एंड इट विल बिकम मच मोर ओपन, मच मोर डेमोक्रेटिक, इट इज बिलीव्ड, राइट। सो लेट अस सी टू व्हाट एक्सटेंट इट विल बिकम, बट गिवन द पास्ट एक्सपीरियंस, पास्ट में अप टू 18th सेंचुरी तक, it was the biggest economy of the world. Late 70 to up to in the beginning of 18th century, China used to be the biggest economies of the world. अब ये सेकेंड हो गई है और बड़ी तेजी से बढ़ रही है। तो इट इज बिलीव कि द वे इट इज ग्रोइंग will in the days to come replace USA as superpower and could pose as a serious existential threat to the supremacy of USA, ठीक है, and emerge as the most powerful country. But at the same time, as I said, that there are some experts who believe that after a certain time, when China becomes very powerful and economically very powerful, so obviously इसकी जो middle class है उसी के अनुसार उसकी aspirations भी बढ़ जाएंगी and they will put pressure on their ruling class, and the ruling class of China will be forced to democratize itself further as it has democratized in economic terms, right? So उस वो politically भी होगी, right? और भी freedom मिलेगा, right? So ये चीजें dear friends, आपको जो भी जो narrative है उसको आपको किस पे रखना है, जो मैंने आपको फॉर्मेट दिया है उसी पे आपको रखते जाना है, ठीक है। सो ये आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट हो गया, ठीक है, और उसको मैंने बता दिया है कि ये 20% पे होना चाहिए। फिर आपका जो है मेन बॉडी का मैंने बता दिया, ये मेन बॉडी आपका जो है कितने में होना चाहिए, 60% में होना चाहिए, और कंक्लूजन वाला जो पार्ट है वो जो है आपका रिमेनिंग जो है 20% में होना चाहिए। सो इस चीज को आपको ध्यान में रख करके और सेंटेंस जो है बना देना है, आंसर को लिख देना है। सब ये चीजें जब आप डालेंगे तो योर आंसर विल बिकम क्वाइट इफेक्टिव, राइट। सो चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। डियर फ्रेंड्स, लेट्स डिस्कस द थर्ड क्वेश्चन। ये क्या कर रहा है कि क्रिटिकली एग्जामिन, ये बोल रहा है कि क्रिटिकली एग्जामिन द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ किसका, एससीओ, राइट। एससीओ आपका जो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। सो इसको हम लोग व्हाट इंपॉर्टेंस डज इट होल्ड फॉर इंडिया, ये इंडिया के लिए क्या महत्व है इसका, ठीक है। सो इसमें
हम लोग देखेंगे कि आखिर एससीओ का क्या रोल है और उसके अकॉर्डिंग जो है हम लोग इसको समझेंगे, ठीक है। सो नाउ अब देखिए इसमें हम क्वेश्चन कैसे लिखेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि एससीओ है क्या, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं एससीओ। एससीओ जिसको हम लोग बोलते हैं शंघाई, ठीक है, कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या था कि एससीओ वाज अर्लियर नोन एज शंघाई 5, राइट, शंघाई 5 के नाम से जाना जाता था, ठीक है। इट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड, इट वाज सेट अप इन लेट 90s, ठीक है। फिर 2001 में बेसिकली क्या हुआ कि इसमें शुरू में क्या था, शंघाई 5 में क्या थे, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान थे, ताजिकिस्तान थे, ठीक है, और उसके बाद चाइना और रशिया, दिस वर द 5 कंट्रीज। उसके बाद 2001 में बेसिकली क्या हुआ कि इसमें आपका जो है राइट उज्बेकिस्तान को भी इंक्लूड किया गया, ठीक है। अब इसके बाद जो है फिर क्या हुआ, राइट, सो इट बिकम एससीओ, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। फिर इसमें क्या हुआ कि आपका 2017 में, राइट, सो 2001 में ये 6 कंट्रीज हो गए। अब 2017 में इंडिया एंड पाक को इंक्लूड किया गया, तो टोटल 8 हो गए। और 2023 में ईरान को इसमें इंक्लूड किया गया। सो नाउ देयर आर 9 कंट्रीज, ठीक है, और इसके कुछ ऑब्जर्वर्स भी हैं, ठीक है, ट्रेड पार्टनर्स भी हैं, ट्रेडिंग पार्टनर्स भी हैं, ठीक है, डायलॉग पार्टनर्स रादर, तो इनके पार्ट्स हैं। तो एससीओ आपको समझ में आ गया। अब देखिए इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इसके जो मेंबर्स हैं, आप पहले बात तो इसके मेंबर समझ लेंगे तो इसके स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, ऑब्जेक्टिव्स को समझ लेंगे। इसमें क्या है, इसमें नेचुरली एससीओ में, ठीक है, जैसा कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है, ये चाइना में है शंघाई, तो चाइना हो गया। फिर उसके बाद कौन सा है, रशिया हो गया, ठीक है। फिर सेंट्रल एशिया के जो कंट्रीज हैं, ठीक है, एक है आपका कजाकिस्तान, राइट, फिर उसके बाद जो है किर्गिस्तान, जिसको K2 बोलते हैं, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ठीक है, और क्या है, उज्बेकिस्तान है, और क्या है आपका ताजिकिस्तान है, राइट। ये आपके सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, ठीक है, आपके ठीक है। अब ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, और क्या है, नेचुरली इंडिया है, और उसके बाद क्या है, पाकिस्तान है, ईरान है, ठीक है। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये टोटल 9 कंट्रीज हैं, ठीक है। अब देखिए खास करके आपके कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, ये जो कंट्रीज हैं, ठीक है, अब ये कौन से रीजन के हैं, तो सेंट्रल एशिया, तो सेंट्रल एशिया के हैं, राइट, सेंट्रल एशिया के हैं। और क्या है, यूरो एशिया हम लोग बोल सकते हैं, यूरेशिया बोल सकते हैं, यानी यूरोप और एशिया। जैसे खास करके क्या है, अगर आप रशिया को देखें और चाइना को देखें और इंडिया पाकिस्तान को देखें, ठीक है। सो इसका मतलब क्या है कि ये जो रीजन है खास करके जो सेंट्रल एशिया का, ठीक है, और ये यूरेशिया जिसमें रशिया है, ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए ये जो भी ग्रुप बना था, इसका मेजर जो ऑब्जेक्टिव क्या था, 2-3 इसके मेजर ऑब्जेक्टिव थे नेचुरली। अब इनके मेंबर्स को देख करके ही आप समझ सकते हैं कि इनके क्या ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, ठीक है। तो देखिए पहली बात तो मेजर ऑब्जेक्टिव था कि टू डीपन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रिलेशंस। ये इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रिलेशंस को डेवलप करने के लिए जो है बनाया गया था। इसमें क्या है, एनर्जी सिक्योरिटी, और खास करके अगर चाइना है तो चाइना जो है इज डिपेंडेंट टू मीट इट्स एनर्जी रिक्वायरमेंट्स ऑन अदर कंट्रीज, स्पेशली ऑन सेंट्रल एशिया और रशिया, तो उसके लिए जो है उस पर डिपेंडेंट है। अब चूंकि इंडिया उसका पार्ट बन गया तो एनर्जी सिक्योरिटी इंडिया के लिए भी वही है जैसे चाइना के लिए है, ठीक है। और क्या है, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन। फिर क्या है, टूरिज्म की ह्यूज अपॉर्चुनिटीज हैं। और क्या है, कल्चरल, और क्या है, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। ये सब चीजें जो है ना, सो बेसिकली टू डीपन। अच्छा,
जो टू डेमोक्रेटाइज जो इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको फर्दर डेमोक्रेटाइज, वर्ल्ड ऑर्डर को फर्दर डेमोक्रेटाइज करने का भी ऑब्जेक्टिव था। फिर क्या था, एक्सट्रीमिज्म और जो टेररिज्म है, टेररिज्म को भी कंट्रोल करने के लिए, टेररिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म, क्योंकि शिंजियान जो प्रोविंस है खास करके जो चाइना का, उसमें यहां पे मेजर प्रॉब्लम है, ठीक है, और रशिया में भी कई एरियाज में प्रॉब्लम रहा है, ठीक है। सो ये जो एसोसिएशन है वो बेसिकली लेड बाय चाइना एंड रशिया, इनको किया गया है, ठीक है। सो ये इनके मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं। कब फॉर्म हुआ, कैसे इनका इवोल्यूशन हुआ, कौन इनके मेंबर्स हैं, ये सब हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। नाउ अब ये जब आपने इनके मेंबर्स जान लिया, किस रीजन के हैं, ठीक है, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट कुड बी द मेजर, ठीक है, सिग्निफिकेंस, व्हाट कुड बी द सिग्निफिकेंस फॉर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडिया फॉरेन पॉलिसी। तो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में क्या है, इसकी मेजर रिक्वायरमेंट क्या है, एनर्जी सिक्योरिटी। तो एनर्जी सिक्योरिटी के लिए क्या है, सेंट्रल एशिया प्लेज अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल, गल्फ कंट्रीज के साथ सेंट्रल एशिया प्लेज अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल। दूसरी बात जो है स्ट्रैटेजिक राइट, स्ट्रैटेजिक जो है आपको क्या करता है, डेप्थ देता है, ठीक है, स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस, स्ट्रैटेजिक एक्सेस देते हैं। भाई सेंट्रल एशिया में एक्सेस देगा तो इसके बिजनेस एंड अपॉर्चुनिटीज और स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस जो है इसके बढ़ जाएंगे इंडिया के लिए, ठीक है। तीसरी चीज कि इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी देता है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज देता है। आप सेंट्रल एशिया में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, रशिया में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। सो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। चौथी, थर्ड थिंग, फोर्थ जो इंपॉर्टेंट है कि रिजोल्यूशन ऑफ बायलैटरल डिस्प्यूट्स को ठीक है, टू रिजॉल्व बायलैटरल डिस्प्यूट्स को भी अगर आप मिलते हैं तो डिस्प्यूट्स करने की, उनको रिजॉल्व करने की एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, क्योंकि जितना इंटरेक्शन होगा उतना जो है डिस्प्यूट्स को एक दूसरे को समझने में, उसको रिजॉल्व करने की अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है, ठीक है। सो वी नो दैट वी हैव बायलैटरल डिस्प्यूट्स विद चाइना प्राइमरली एंड पाकिस्तान। तो ये चीजें आपकी जो है बढ़ाता है, ठीक है। सो एनर्जी सिक्योरिटी के लिए, स्ट्रैटेजिक एक्सेस के लिए, ठीक है, और आपके इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज के लिए, बायलैटरल डिस्कशन ऑफ बायलैटरल डिस्प्यूट्स आप जो है यहां पे मिल सकते हैं, अपने इश्यूज को भी डिस्कस कर सकते हैं। सो दिस आर द मेजर थिंग्स, ठीक है, जो इस चीज को ध्यान में रख करके बनाए गए, और ये जो है इंडिया के इंटरेस्ट को भी क्या करता है, ये बेनिफिट करता है, इसकी प्रोफाइल को बढ़ता है। दूसरी बात, जो सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया ऑल्सो गेट्स एन अपॉर्चुनिटी टू बैलेंस डिफरेंट पावर ब्लॉक्स। जैसे यूएसए का, जैसे क्वाड हो गया, तो क्वाड का मेंबर है इंडिया, राइट, और क्या है, एससीओ का भी मेंबर है इंडिया। सो इंडिया की जो बार्गेनिंग पावर है, जो इंगेजमेंट है, इज मच वाइडर, because SCO is led by China, the second emerging power, and Quad is led by USA। तो इंडिया की जो स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट है, बार्गेनिंग पावर है, जो ऑप्शन है वो वाइडर हो जाते हैं, ठीक है। ये ऐसा नहीं कि किसी पर्टिकुलर ब्लॉक को पकड़ करके उसी के पीछे पड़ा हुआ है, ठीक है। सो इट हैज ऑल्सो अपॉर्चुनिटी एक्सेस टू द अदर ब्लॉक्स टू, सो दैट इट कुड नॉट ओनली बैलेंस इट्स स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट with USA but also that of the China and Russia। तो रशिया आपको मालूम है कि we have a very strategic relationship with Russia for very long period of time। तो चाइना और रशिया को भी, खास करके रशिया को भी बैलेंस कर रहा है, और ये नहीं अपीयर हो रहा है कि वी आर एब्सोल्युटली अगेंस्ट देम। और दूसरी बात यह है कि हम लोग यूएसए के साथ भी स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट हमारे बढ़ रहे हैं, तो उसके साथ भी हम बैलेंस कर रहे हैं, वेस्टर्न पावर के साथ भी। सो बोथ, इफ इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में इट इज सेड कि द मोर ऑप्शंस यू हैव, द बेटर योर इंटरेस्ट आर सर्व्ड, राइट। सो ये सब चीजें आप डिस्कस करके आप इसमें जो है आंसर में लिख सकते हैं। और नेचुरली जैसे मैंने बताया कि जो फॉर्मेट मैंने बताया हुआ है, क्या फॉर्मेट है कि आप
क्या करेंगे इंट्रोडक्टरी पार्ट में जो है कीपिंग इन माइंड 20% उसको ध्यान में रखिए। मेन बॉडी में उनको डिस्कस करते समय ये जो भी मैंने मेन आइडियाज डिस्कस किए, जो नैरेटिव डिस्कस की, अपनी क्रिएटिविटी से आप इंट्रोड्यूस करिए, मेन बॉडीज को डिस्कस करिए और फिर पॉजिटिव एंड पे कंक्लूड कर दीजिए। ठीक है, सो दिस आर द थिंग्स दैट यू शुड हैव, you should follow in mind. Then your answer will be quite persuasive, quite effective, and which will obviously play a major role in garnering very impressive marks. So चलिए next questions की तरफ हम लोग बढ़ते हैं. Okay, so dear friends, let's move on to the last question. That is the fourth. अब ये क्वेश्चन जो है कितने हैं, 15 मार्क्स का है और आपको वर्ड लिमिट में 250 वर्ड्स में लिखना है. अब डियर फ्रेंड्स इसको देखिए क्वेश्चन को, ये क्या कर रहा है कि द न्यूली ट्राई नेशन पार्टनरशिप यानी 3 देशों का पार्टनरशिप, ये क्या है, आकुस, इज एम्ड एट काउंटरिंग चाइनास एम्बिशंस. काउंटरिंग मतलब उसको काउंटर करना, चाइना के जो एम्बिशंस हैं, जो एस्पिरेशंस हैं, जो चाइनीज असर्शंस में बार बार बोल रहा हूं. ठीक है, कहां पे, इन द इंडो पैसिफिक रीजन. ठीक है, इज इट गोइंग टू सुपरसीड. सुपरसीड का मतलब टेक द प्लेस ऑफ, यानी उसको क्या रिप्लेस करेगा, किसको, द एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप्स इन द रीजन. अब एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप्स कौन कौन सी हैं मेजर. ठीक है, तो ठीक है, ये कह रहा है कि अब कौन सी हैं, जैसे क्वाड है, आसियान है, ठीक है, आपके 5 आईज का अलायंस है. ठीक है, सो बहुत से जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ग्रुप्स हैं, तो कह रहा है कि क्या उसको ये सुपरसीड कर देगा, उसको टेक ओवर कर लेगा, उसके जगह पे होगा. ठीक है, इसको आपको डिस्कस करना है. देखिए डियर फ्रेंड्स, मैं बार बार बोलता हूं कि जब भी आप क्वेश्चंस को पढ़ें तो सिर्फ पढ़ना नहीं है, क्या करना है, मैं आपको बार बार स्टेप बता रहा हूं कि फर्स्ट स्टेप क्या करना है कि यू आर सपोज टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, उसी को फॉलो करते जाइए. यू आर सपोज टू अंडरस्टैंड इट थॉरोली. अब वो कैसे अंडरस्टैंड करेंगे, तो फोकस ऑन इट्स कीवर्ड्स, फोकस ऑन कीवर्ड्स, इसके कीवर्ड्स पे आपको फोकस करना है. और उसके बाद क्या करना है, थर्ड जो स्टेप मैंने बताया था कि एक मेंटल फ्रेमवर्क जो है डेवलप करना पड़ेगा कि उन वर्ड्स को डिस्कस करते हुए. सो यू आर सपोज टू डिस्कस मेंटल फ्रेमवर्क, राइट. सो ये चीज आपको जो है ध्यान में रखना है. अब आपने कुछ कीवर्ड्स को डिस्कस कर दिया. अब ये कह रहा है कि जो न्यूली जो ट्राई नेशन यानी 3 देशों की जो पार्टनरशिप है, किसको, जिसका हम क्या बोलते हैं, आकुस, वो क्या है, वो एम्ड एट है, उसका उद्देश्य क्या है, चाइना के एम्बिशंस को क्या करना, काउंटर करना. कहां पे, जो इंडो पैसिफिक रीजन है. आपको मालूम है इंडो पैसिफिक रीजन जो है, ठीक है, इज वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिकली. ठीक है, इसमें इसके 30% जो भी ट्रेड एंड जो मूवमेंट होता है, ठीक है, वो उसी रीजन से होता है. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट और वहां पे काफी झड़पें भी हो रही हैं. ठीक है, सो इसको कह रहा है कि इज इट गोइंग टू सुपरसीड, क्या ये उसकी जगह ले लेगा, किसकी जगह, एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप्स इन द रीजन. अब देखिए एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप्स, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि आकुस क्या है और एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप्स क्या है. तो देखिए एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप्स, एक तो क्वाड है, ठीक है, जिसको हम लोग क्वाड्रिलैटरल जो है सिक्योरिटी डायलॉग बोलते हैं, सिक्योरिटी डायलॉग, राइट, जिसको हम लोग इसको QSD बोलते हैं. ठीक है, QSD को जो है हम लोग क्वाड के नाम से भी बोला जाता है. ठीक है, क्वाड में आपको मालूम है कि 2007 में इट वाज इनिशिएटेड बाय शिंजो आबे, जो अनफॉर्चुनेटली इस दुनिया में नहीं है. ही वाज असैसिनेटेड अ फ्यू इयर्स अगो. ठीक है, ही वाज जापानीज प्राइम मिनिस्टर. तो जापानीज प्राइम मिनिस्टर थे शिंजो आबे. ही प्लेड अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन फॉर्जिंग डीपर रिलेशंस, स्ट्रेटेजिक रिलेशंस विद इंडिया. तो शिंजो एबे के लीडरशिप में और ऑस्ट्रेलिया के जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं उनके बीच में, ठीक है, सो क्वाड का गठन किया गया. क्वाड में आपको मालूम है कि आपका ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, आपका इंडिया, ठीक है, यूएसए, जापान, ये प्रमुख कंट्रीज हैं. ठीक है, सो आपको मालूम है कि इंडो पैसिफिक में इंडिया का, जापान का और खास करके ऑस्ट्रेलिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, लेड बाय यूएसए. तो क्वाड को कह रहा है कि भाई जो आपका आकुस है, ठीक है, अब ये तो समझ में आ गया. अब आकुस क्या करेगा कि इनको रिप्लेस करेगा. तो एक तो क्वाड हो गया, ठीक है, इसका स्ट्रैटेजिक
एक अलायंस था जो ये माना जा रहा था कि दो सुपरफिशियल लेवल पे ये माना जाता है कि ये एक बिजनेस अलायंस है, एक इकोनॉमिक कोऑपरेशन का डेवलपमेंट के लिए जो है अलायंस है क्वाड। लेकिन टेक्निकली ये माना जा रहा है जो एक्सपर्ट्स का कि ये जो है काउंटर करने के लिए चाइना के जो असर्शंस है उसके लिए क्वाड बनाया गया। लेकिन अब पिछले जो कुछ समय से जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स आ रहे हैं तो उसके वजह से यूएसए ने आकोस बनाया। आकोस स्टैंड्स फॉर ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, आपका ऑस्ट्रेलिया है और क्या है, यूके है, यूनाइटेड किंगडम, और नेचुरली जो है आपका यूएस है। ये तीन कंट्रीज का ये ग्रुप है, ट्राई नेशन है, और ये तीनों कंट्री क्या है, एंग्लो सेक्शंस हैं। एंग्लो सेक्शंस बेसिकली क्या है कि अगर देखा जाए इनका जो है जो अगर पुराना इतिहास, तो ये सेम पीपल है। एंग्लो सेक्शंस एक डेसेंट है कि इनका बहुत ही क्लोजर रिलेशन रहा है, ठीक है। दे ट्रेस देयर ओरिजिन टू ब्रिटिशर्स, ठीक है। यूएसए भी जो है सेटलर्स बेसिकली कहां के थे, मेनली यूके के ही थे, ठीक है। और उसके बाद जो ऑस्ट्रेलिया में भी जो है बेसिकली पीपल हु आर बेसिकली सेंट अवे, ठीक है, एक्सपेल्ड फ्रॉम यूरोप और स्पेशली फ्रॉम ब्रिटेन, तो वहां पर जाकर ऑस्ट्रेलिया में जो है सेटअप हो गए, ठीक है। तो उनकी सेम लिनिएज है, तो ये बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप है। अभी कह रहा है कि जो अदर जो पार्टनरशिप्स हैं, जैसे उसमें क्वाड है, एक फाइव आइज अलायंस भी है। और कौन सा फाइव आइज अलायंस? फाइव आइज अलायंस में जो है ये क्या है कि जो इंटेलिजेंस, जो क्लोज, जो बहुत ही सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है उसको शेयर करने के लिए ग्रुप बनाया गया है। उसमें आपका यूएसए भी है, ठीक है, आपका कनाडा भी है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया भी है, ठीक है, न्यूजीलैंड भी है, ठीक है, तो यूके भी है। तो इसमें क्या है, इस आकुस में जो है आप देखेंगे कि कनाडा नहीं है, ठीक है, कनाडा नहीं है, और कौन नहीं है, न्यूजीलैंड नहीं है, ठीक है, कनाडा न्यूजीलैंड नहीं है। तो न्यूजीलैंड ने हालांकि जब व्हेन इट वाज नॉट इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ आकुस, जो आपका 2021 में स्टैब्लिश हुआ, तो वहां के लीडरशिप ने डिस्प्लेजर भी दिखाया, ठीक है, कि हमें क्यों नहीं शामिल किया गया, व्हाई वी वर सेग्रीगेटेड। तो ये आकुस जो है बनाया गया है किस चीज के लिए, ठीक है, टू, उसमें लिखा है कि टू काउंटर द असर्शन एम्बिशंस ऑफ चाइना इन द इंडो पैसिफिक रीजन, ठीक है। तो ये जो अलायंसेज हैं, जैसे फाइव आइज नेशंस जो है अलायंस है, फिर क्वाड है इसको, ठीक है, और भी है जैसे आसियान है, ठीक है, और भी कई ऑर्गेनाइजेशन से ग्रुप्स हैं। तो उनको कह रहा है कि क्या ये आकुस जो है उसको रिप्लेस करेगा? क्यों? क्योंकि ये कहीं ना कहीं ये जो बनाए गए थे वो चाइना के एम्बिशंस को काउंटर करने के लिए बनाए गए थे। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि आकुस जो है ये बेसिकली एक कलेक्टिव सिक्योरिटी अलायंस है। कलेक्टिव सिक्योरिटी अलायंस में क्या है, कलेक्टिव सिक्योरिटी अलायंस में मतलब बहुत ही डीपर संबंध है, कलेक्टिव सिक्योरिटी अलायंस है, ठीक है। और इसमें क्या है कि बहुत ही सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, टेक्नोलॉजिकल जो कोऑपरेशन है, लेटेस्ट जो कटिंग एज टेक्नोलॉजिकल जो है अपग्रेडेशन होगा वो शेयर किया जाएगा, ठीक है। आपका क्या है, आर्टिफिशियल एआई का जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो अंडरस्टैंडिंग है, जो भी डेवलपमेंट है वो अपने पार्टनर कंट्रीज एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, खास करके ऑस्ट्रेलिया के साथ जो है, ठीक है। और क्या करेंगे, ठीक है, लेटेस्ट आपकी जो मिलिट्री इक्विपमेंट्स हैं, ठीक है, अब उसमें जो है हाइपरसोनिक जो मिसाइल्स हैं, ठीक है, हाइपरसोनिक जो मिसाइल हैं, और क्या है, ठीक है, मिसाइल्स हों, राइट, और क्या है, और बेसिकली आपके जो है न्यूक्लियर कैपेबल सबमरीन्स हैं, ठीक है, न्यूक्लियर कैपेबल जो है सबमरीन्स हैं। ये किसके साथ ये शेयर कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया के साथ शेयर कर रहा है यूएसए और यूके। तो ये चीजें जो है उससे क्या होगा कि ये चीजें हेल्प करेंगी, जो इंडो पैसिफिक रीजन है जो बहुत ही स्ट्रेटेजिकली, जियो स्ट्रेटेजिकली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, तो उसको, उसके सर्विलेंस को, उसको मॉनिटर करने में जो है हेल्प करेगा। और जो ओपन, जो यूएसए डिमांड करता है कि ओपन इंडो पैसिफिक, ठीक है, इंडो पैसिफिक रीजन के लिए, यानी ओपन इंडो पैसिफिक रीजन का मतलब उसको, उसका मानना है कि जब जितना पावरफुल चाइना होता जा रहा है उतना जो है इंडो पैसिफिक रीजन में अपना दबदबा जो है बढ़ाता जा रहा है। तो उसके दबदबे को, उसके एम्बिशंस को काउंटर करने के लिए ये जो है क्लोज रिलेशनशिप जो है ट्राई नेशंस की डेवलप की गई है, ठीक है। सो ये चीजें आपको जो है डिस्कस करना है,
ठीक है, एक फॉर्मेट, जैसे मैं बार बार बोलता हूं कि इसी फॉर्मेट में रखना है। मैं आपको फूड ऑफ थॉट्स दे रहा हूं कि ये फैक्ट्स हैं, ये चीजें हैं, इनका स्थापना ये हुआ है, इनके ऑब्जेक्टिव्स ये हैं और उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ठीक है, उस पूरे रीजन पे। ठीक है, आपको मालूम है कि खास करके जो है, जो आपका जो ईस्ट चाइना सी है, ईस्ट चाइना सी में जो है जापान के साथ विवाद चल रहा है सेनाकू आइलैंड को लेकर के। ठीक है, जापान के साथ जो है चाइना जापान चल रहा है, ठीक है, और दोनों क्लेम करते हैं कि उन पे सेनाकू आइलैंड पे। दूसरा जो है आपका जो है साउथ चाइना सी, साउथ चाइना सी में स्पेटली, ठीक है, जो आइलैंड्स हैं वहां पे बेसिकली आइलैंड्स को लेकर के आर्टिफिशियल आइलैंड, वहां पे ये जो अगल बगल के जितने भी कंट्रीज हैं वो क्लेम कर रहे हैं कि चाइना आर्टिफिशियल आइलैंड्स बना रहा है उन पे, और वहां पे क्या कर रहा है, अपना परमानेंस जो है बेस बना रहा है, मिलिट्री बेस बना रहा है, तो उसको लेके काफी कॉन्फ्लिक्ट है। सो ये तमाम चीजें हैं। तो एक फ्री ओपन इंडो पैसिफिक के लिए जो है बहुत ही क्लोजर स्ट्रैटेजिक अलायंस जो है, मिलिट्री अलायंस अगर हम कहें तो गलत नहीं होगा, वो यूएसए ने बनाया है इन दोनों कंट्रीज के साथ मिलकर के। ठीक है, और इनका जो टारगेट है, जो अदर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे क्वाड हो या फाइव आइज नेशंस हो, उनसे ज्यादा स्पेसिफिक है, दैट इज मिलिट्री। वो थोड़ा सा इनडायरेक्टली बोल रहे थे कि उनका मिलिट्री अलायंस है, वो बिजनेस एंड इकोनॉमी ओरिएंटेड है, लेकिन इसका जो है बिल्कुल सिक्योरिटी अलायंस है। ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, इन चीजों को सॉरी, इन चीजों को डिस्कस करना है। और आप क्या डिस्कस कर सकते हैं, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ, इसमें व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ, ठीक है, दिस अलायंस फॉर इंडिया, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के लिए ये इसका क्या सिग्निफिकेंस है। तो देखिए, पहली बात तो इसमें क्या होगा, ये एक्सपर्ट्स का माना जा रहा है कि जो पहला जो इसका ऑब्जेक्टिव है, टू काउंटर अग्रेशन ऑफ चाइना। तो ये क्या होगा, टू काउंटर असर्शन ऑफ, टू काउंटर अग्रेशन एंड असर्शंस ऑफ चाइना, तो उसमें हेल्प मिलेगी। ठीक है, क्योंकि चाइना को आपको मालूम है कि पूरे रीजन में जो है अपने पर्ल ऑफ स्ट्रिंग के माध्यम से पूरे इंडिया को घेर रहा है चारों तरफ से, अपनी पोजीशंस को स्ट्रेंथन कर रहा है। तो इसमें काउंटर करने में जो एवर असर्सिव जो चाइना है उसको हेल्प मिलेगी। दूसरी बात, ठीक है, कि उससे असर्शन में तो हेल्प मिलेगी। दूसरी बात जो है कि जो मेजर जो चिंता की बात ये हो रही है कि इट विल लीड टू कन्वेंशनल और जो है बेसिकली न्यूक्लियर आर्म्स रेस को बढ़ावा मिलेगी। ठीक है, अब कन्वेंशनल या जो न्यूक्लियर आर्म्स रेस है उसमें बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि नेचुरली क्या है कि अब चूंकि ये अलायंस बन गया है, तो क्या करेगा कि चाइना और रशिया दोनों लोग वो क्या करेंगे कि जो भी अगल बगल के कंट्रीज हैं, उस रीजन के कंट्रीज हैं, उनको सपोर्ट करना शुरू कर देंगे। तो इससे पूरे रीजन में क्या है कि ये माना जा रहा है कि कन्वेंशनल और आर्म्स, न्यूक्लियर आर्म्स जो है रेस जो है को बढ़ावा मिलेगा, एंड इट कुड लीड टू व्हाट, उसका सब्सिक्वेंट इंपैक्ट क्या बनेगा कि मे लीड टू एस्केलेशन ऑफ वॉर। ये इससे जो है ना, जो टेंशन है, वॉर या इनस्टेबिलिटी हम लोग बोल सकते हैं, इनस्टेबिलिटी, कॉन्फ्लिक्ट या कॉन्फ्लिक्ट आप बोल सकते हैं, उसको जो है वो बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, क्योंकि नेचुरली अगर यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और यूके को लेकर के एक मिलिट्री अलायंस बना रहा है, जिसको हम लोग इंडो पैसिफिक का नाटो भी बोलते हैं। ठीक है, ये इसको हम इंडो पैसिफिक का नाटो भी बोलते हैं। ठीक है, आपको मालूम है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सो ये बेसिकली क्या है, यूएसएसआर को काउंटर करने के लिए बनाया गया था। तो इसको हम क्या, आकुस को जो है ना, आकुस को ये जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं मानते हैं कि ये इंडो पैसिफिक का नाटो है। ठीक है, जो कि यूएसए ने बनाया है उस चाइना को काउंटर करने के लिए। तो जो सिग्निफिकेंस है कि ये क्या करेगा कि ऑब्वियसली इट विल काउंटर असर्शंस of China in the Indo-Pacific region, but at the same time ये कन्वेंशनल और न्यूक्लियर जो वेपन्स है उसके आर्म्स रेस को बढ़ाएगा, जिसका इंपैक्ट जो है वो एस्केलेशन ऑफ वॉर या इंस्टेबिलिटी या कॉन्फ्लिक्ट में बदल सकता है। तो ये चीज है जो आपको ध्यान में रखना है
एक चीज और है कि थोड़ा सा देखिए, इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी रही है वो बहुत ही बैलेंस करने वाली रही है, राइट क्योंकि हमें हमें यूएसए और उनके जो अलायंस पार्टनर्स हैं उनसे भी अच्छे संबंध रखने हैं, और उनसे जहां तक हो सकता है पॉसिबिलिटी उनसे हमें अलायंस फोर्स करना है, मतलब फोर्ज करना है, ठीक है, जैसे कि हम क्वाड के पार्ट हैं, ठीक है, उसके बाद और भी जो उनके जो तमाम जो ऑर्गेनाइजेशंस है उसके पार्ट हैं, ठीक है, I2U2 के पार्ट हैं जो हम लोगों ने प्रीवियस अभी देखा क्वेश्चंस में, और उसके साथ एससीओ के भी पार्ट हैं जो इट इज लेड बाय चाइना एंड रशिया। तो दोनों में ब्लॉक्स को हम लोग मैनेज करते रहे हैं, क्योंकि बहुत पहले से ही हम लोगों की पॉलिसी रही है कि वी ऑलवेज प्रायोरिटाइज आवर नेशनल इंटरेस्ट, ठीक है, बजाय कि ब्लाइंडली हम किसी को फॉलो करें, क्योंकि बिकॉज वी बिलीव इन ए स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी। तो स्ट्रैटेजिक जो ऑटोनॉमी है उसको हम लोग बनाए रखने के लिए, स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी क्या होती है कि यू हैव मोर ऑप्शंस, आपके पास जितने ज्यादा ऑप्शंस होंगे उतनी जो है आपकी ऑटोनॉमी, जो भी आपकी नेशनल इंटरेस्ट के लिए बेहतर होगा आप खुल करके डिसीजन ले सकते हैं, बजाय कि किसी के सब्सिडियरी अलायंस बनने के। सो वी डू नॉट बिलीव इन दैट। तो ये चीजें जो है हम लोग ध्यान में रखते हैं। तो आपको ये चीज कहना है कि फिर भी, ठीक है, इंडिया को क्या करना है कि इंडिया हैज टू बी वेरी केयरफुल, ठीक है, ओपनली हमें बिल्कुल चाइना के खिलाफ भी नहीं जाना है, क्योंकि चाइना हैपेंस टू बी आर एब्सोल्युटली नियर, बट एट द सेम टाइम हमें यूएसए को भी साथ में रखना, और बहुत ये फाइन बैलेंस जो है, डिप्लोमेसी इज ऑल अबाउट स्ट्राइकिंग अ वेरी फाइन बैलेंस, ठीक है। तो इंडिया के इंटरेस्ट में यही है कि दोनों ब्लॉक्स के साथ जो है फाइन बैलेंसिंग एक्ट करें, हमें चाइना को भी काउंटर करना है, एट द सेम टाइम जो लेटेस्ट जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उसका फायदा कैसे मिले, तो वी नीड टू आल्सो फोर्ज क्लोजर स्ट्रेटेजिक रिलेशंस विद डेवलप्ड कंट्रीज लेड बाय यूएसए, दोनों को करना है, ठीक है, बिकॉज जो लार्जर जो हमारे इंटरेस्ट हैं वो बेसिकली किसके हैं, ठीक है, कि यूएसए एंड इंडिया बोथ हैपन टू बी डेमोक्रेटिक कंट्रीज, ठीक है। सो उससे जो है हम लोगों के जो वैल्यू सिस्टम है वो क्लोजर जो है अलाइन होते हैं। तो इन सभी चीजों को, आइडियाज को ध्यान में रखते हुए डियर फ्रेंड्स, आपको क्या करना है कि जैसे मैं बार बार बोलता हूं कि आपको वर्ड लिमिट का ध्यान में रखते हुए क्या करना है, इंट्रोड्यूस करना है, ठीक है, और आप इंट्रोडक्शन में आप लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है जैसे मैं बार बार बोलता हूं कि मेन बॉडी जो आपका कितना होना चाहिए, 60% में होना चाहिए, तो आप जो है 60% में मेन बॉडी जो भी मेन आइडियाज हैं उनको डिस्कस करते हुए आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपने डिस्कस ये देखा कि भाई आकुस कब फॉर्म किया गया, इसके कौन मेंबर्स हैं, उसके उद्देश्य क्या हैं, ठीक है, एंड हाउ इज इट इंपॉर्टेंट फॉर द इंडो पैसिफिक रीजन, ठीक है, और बाकी जो है वो कैसे उनको सुपरसीड कर सकता है। तो देखिए, सुपरसीड करने की जो बात है तो पूरी तरह से उसको सुपरसीड नहीं कर सकता है। वाई? क्योंकि क्वाड टोटली सिक्योरिटी अलायंस नहीं है, राइट, सिक्योरिटी हैपेंस टू बी वन ऑफ द पार्ट्स, वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्वाड, लेकिन इसमें जो आकुस है उसमें स्ट्रेटेजिक कलेक्टिव जो सिक्योरिटी है वो उसका पर्पज है, ठीक है। तो क्वाड का जो ऑब्जेक्टिव है वो मच ब्रॉडर है, ठीक है, और लेकिन जो है जो आकुस का जो ऑब्जेक्टिव है वो बहुत स्पेसिफिक है, टू काउंटर असर्शन, और स्पेशली जो है आपका जो है सिक्योरिटी अलायंसेस कलेक्टिव सिक्योरिटी के प्रिंसिपल पे है, जैसे कि नाटो है आपके यूरोप में, ठीक है। सो इस चीज को आपको ध्यान में रख करके ये चीजें आपको डिस्कस करना है और फिर कंक्लूड कर देना है इंडिया के इंटरेस्ट के पर्सपेक्टिव के हिसाब से, बिकॉज इंडिया का जो पर्सपेक्टिव है वो क्या करता है, इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक में बिलीव करता है, राइट, इंडो पैसिफिक में बिलीव करता है, जबकि जो ये आकुस है इसका कहीं ना कहीं जो इंटरेस्ट है वो क्या है कि ठीक है वो एक्सक्लूसिव है। एक्सक्लूसिव का मतलब ये एक्सक्लूड करता है, एक्सक्लूसिव इंडिया, यानी बेसिकली क्या है, इंडिया को ये एक्सक्लूड कर रहा है, यानी जो आकुस में इंक्लूड नहीं कर रहा है। तो अब चूंकि जो भी हैं उनकी कंपल्जन्स, बट इंडिया जो है डायरेक्टली किसी स्ट्रैटेजिक और डिफेंस का पार्टनरशिप नहीं बन सकता, बिकॉज अगेन इट विल बी ओपन थ्रेट टू चाइना, ठीक है, और हमें ओपन जो है थ्रेट करके उनसे कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व नहीं होना है। तो अगेन आपको इंडिया को जो है क्या करना है, इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक की पॉलिसी को कंटिन्यू रखते हुए हमें क्वाड का मेंबर होना है,
At the same time, we should also maintain good relations, strategic relations with USA, right? And this is a fine balance, and maintaining a fine balance with different interest groups of the country is absolutely an art, and it is a fine work of diplomats, तो जो कि इंडियन डिप्लोमेसी को करना है, ठीक है। सो डियर फ्रेंड्स, इन सभी चीजों को आप करते हुए, डिस्कस करते हुए आप लिख सकते हैं, ठीक है, और कंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है, विद द नोशन। और मैं बार बार बोलता हूं कि ये पॉजिटिव एंड पे आपको खत्म करना है, और पॉजिटिव एंड पे आप ये ना करें कि बिल्कुल आप चाइना के खिलाफ बहुत ज्यादा नेगेटिव लिख दें, वो भी नहीं करना है, ठीक है। बिकॉज वी इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में क्या होता है कि एंगेजमेंट, पार्टनरशिप जो है डिप्लोमेसी होती है, राइट, पार्टनरशिप डिप्लोमेसी होती है, ठीक है। थोड़े बहुत कॉन्फ्लिक्ट है तो उनको कैसे पार्टनरशिप के पर्सपेक्टिव से, स्पिरिट से अपने कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करके हमें रिलेशंस को कंटिन्यू करना है, ठीक है। सो ये चीज आप ध्यान में रखते हुए आपको सिस्टमेटिक ढंग से आप लिखते जाइए, ठीक है, एंड आपका आंसर जो है विल बी वेरी इफेक्टिव, broader and deeper in nature, and obviously it will have its positive impact on your marks, right? So dear friends, I'm pretty sure you must have found this entire discussion quite fruitful, और जो भी मैंने बताया है उन पर्सपेक्टिव को आप ध्यान में रखिए, जो मैंने वर्ड लिमिट बताया है उसका ध्यान रखिए, ठीक है, और कैसे आपको इंट्रोड्यूस करना है, मेन बॉडी में कैसे रखना है, और कंक्लूड कैसे करना है, ठीक है। तो उन सभी चीजों को ध्यान में रखिए, प्रैक्टिस करते रहिए, और जहां भी डाउट हो आप लोग जो है वो आप लोग पूछ कर सकते हैं, ठीक है। यहां पे जो गिवन नंबर है दिया गया है पाथ आईएएस में, वहां पे आप कॉल करके अपने जो भी डाउट्स हैं आप अगर रेज करेंगे तो यहां पे एक्सपर्ट्स फैकल्टी हैं, दे विल ऑलवेज हेल्प यू, हम सब लोग आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। और आप लोग पढ़ाई करते रहिए, रेगुलरली प्रैक्टिस करते रहिए, आंसर राइटिंग करते रहिए, ठीक है, एंड आई एम प्रीटी श्योर यू विल गेट वेरी सिग्निफिकेंटली impressive marks in your examination. So thank you very much.